सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न आयामों पर बात की। आज इसी श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में और वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे हम। 1857 में हमारे यहां पर प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। इसे अंग्रेजों ने गदर कहा, इसे अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी कहा और यह बताने की कोशिश की कि इसमें केवल सिपाहियों का ही हाथ था और बाकी वर्ग इससे बिल्कुल अछूते रहे। लेकिन कालांतर में हुए शोधों ने यह बताया कि यह केवल सिपाहियों की ग्रजेस या ग्रीवेंस या उनकी परेशानियों के कारण ही संभव नहीं हुआ, बल्कि सभी वर्गों के लोग अंग्रेजों की नीतियों से दुखी थे। चाहे अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां रही हो, आर्थिक नीतियां रही हो, सामाजिक नीतियां रही हो या धार्मिक नीतियां रही हो, इन नीतियों के प्रभावों के कारण हर वर्ग में असंतोष की लहर उत्पन्न हो चुकी थी और सभी वर्ग ये प्रयासरत थे कि किसी भी तरीके से वे अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दें। अंग्रेज इतिहासकारों ने पूरी कोशिश की कि इस क्रांति को सिपाही म्यूटिनी या सिपाही क्रांति कहकर संबोधित किया जाए और अंग्रेजी सत्ता और दुनिया के सामने उसे इसी रूप में रखा जाए। उनका तर्क जो उन्होंने रखा, उनका यह मानना था कि सिपाहियों की अपनी कुछ कमजोरियां थी, सिपाहियों की अपनी कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं के कारण कुछ एक सिपाहियों ने ही 1857 में विद्रोह किया या गदर किया और एक पूरा खेमा इस चीज को सिद्ध करने के लिए खड़ा हो गया, जिसे आज हम लोग कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस के नाम से या कैम्ब्रिज इतिहासकारों के नाम से पुकारते हैं। इन्हें कैम्ब्रिज इतिहासकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी इतिहासकार इस खेमे में रहे, ज्यादातर वो लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकले हुए थे, वहीं के पास आउट स्टूडेंट्स थे और उनकी कोशिश ये रही कि भारतीय सभ्यता को हर रूप में कलंकित किया जाए, हर रूप में उसका अपमान किया जाए और उसकी तुलना में अंग्रेजी सत्ता की सर्वोच्चता को सिद्ध किया जाए। तो इतिहास के लेखन स्वरूप में उन्होंने यही कोशिश की और एक पूरा डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, एक पूरा विकृत इतिहास उन्होंने दुनिया के सामने और हमारे विद्यार्थियों के सामने रखा। कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने यह माना कि भारत जो है वो गरीबों का देश है, भारत जो है वो नालायकों का देश है, भारत जो है कामचोरों का देश है। यहां के लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते, काम से बचते हैं, कामचोर हैं वो। और उन्होंने यह भी माना कि भारत में जो कुछ भी अच्छा है वो केवल और केवल अंग्रेजों के प्रभाव स्वरूप ही भारत में आया है, अन्यथा भारत के लोग तो गुलामी में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन कैम्ब्रिज इतिहासकारों का यह मानना था कि भारत बहुत सारे राज्यों के अंदर बटा हुआ देश है और यहां पर किसी भी प्रकार की एकता है ही नहीं, ना कोई ज्ञान यहां पर है, ना कोई विज्ञान यहां पर है, ना किसी प्रकार का डेवलपमेंट, ना किसी प्रकार की फिलॉसफी यहां पर है और जो कुछ भी अच्छा भारत में है या आया वो केवल और केवल यूरोपियंस और विशेषकर अंग्रेजों के प्रभाव के कारण ही भारत में आया। लेकिन 1922 में कितनी बड़ी घटना हुई जिसने इस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, इस पूरे फिलॉसफी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर दिया। वो बहुत इंटरेस्टिंग घटना है समझने के लिए हमारे विद्यार्थियों को। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो जो जो चीजें वहां से निकल कर आई, उत्खनन से निकल कर आई, उन चीजों ने भारतीय जगत के बारे में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में दुनिया के सामने एक नया चैप्टर खोलकर रख दिया, एक नया आयाम प्रस्तुत किया। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी को हम लोग समझेंगे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक सामान्य परिचय दे दूं इन चीजों के बारे में जो आप
समझ सके, जो एक चीजों जो इंटरेस्टिंग बनाती है इस लेक्चर को। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई तो यहां पर मोहनजोदड़ो में एक स्विमिंग पूल निकला। हां, स्विमिंग पूल, बिल्कुल सही सुना आपने। अंग्रेज लोग ये मानते थे कि स्विमिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूरोपियन लोग लेकर आए और वहीं पर स्विमिंग पूल हुआ करते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई तो एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल, जिसे यूरोपियन इतिहासकारों और उत्खननकर्ताओं ने स्विमिंग पूल की संज्ञा दी है, वो वहां पर प्राप्त हुआ हम लोगों को। ये देखकर अंग्रेजी सत्ता के होशो हवास उड़ गए, उनकी आंखें खुल गई कि ये क्या, ये तो हम क्लेम करते हैं कि हमारे यहां पर है ये स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये तो भारत में निकल रहा है, और वो भी इतने जमाने पहले, इतने दौर पहले, इतने हजारों वर्ष पहले। बात केवल यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब और खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए विभिन्न स्थलों की, तो वहां पर सड़कों का निर्माण हम लोगों को दिखाई दिया। वहां पर सड़कों के किनारे पर लैंप पोस्ट भी हम लोगों को दिखाई दिए, जहां पर रात में रोशनी करने की व्यवस्था की जाती थी। रात में कोई दिया या किसी प्रकार की मशाल वहां पर जलाई जाती थी। और यह व्यवस्था तब थी जब यूरोप में लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं था। थोड़ा सा और आगे हम चले, वहां पर हम लोगों को यह भी देखने को मिला कि बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, 2 मंजिला मकान, 1 मंजिला मकान, और उन मकानों में जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज रहा करती थी। उन मकानों को इस तरह से बनाया गया था कि मुख्य मार्ग से जाता हुआ कोई व्यक्ति अंदर ताक झांक नहीं कर सकता था। इन मकानों के गंदे पानी को निकालने के लिए पूरा ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली व्यवस्था वहां पर थी। और ये नाली व्यवस्था और ये पक्के मकान यूरोप में बहुत लंबे समय बाद आए, जबकि हमारे हिंदुस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत पहले ही इनका प्रभाव और इनका अस्तित्व हम लोगों को दिखाई देता है। जो 2 मंजिला मकान हम लोगों को मिले हैं या बहुमंजिला मकान मिले हैं, उनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई दिखी हैं। यह कमाल की बात थी जो उत्खननकर्ताओं को दिखाई दी। हमें कई जगह पर मनके बनाने के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है चन्हू दाड़ो। चन्हू दाड़ो में हम लोगों को मनके बनाने का कारखाना मिला है। बीट्स, माला में जो उपयोग की जाती हैं, जो मनके उपयोग किए जाते हैं, उनका कारखाना। हमें एक स्टेडियम भी देखने को मिला। अब सवाल उठता है, इस स्टेडियम का उपयोग क्या होता होगा? या तो किसी खास वर्ष में, या किसी खास महीने में, या किसी खास दिन पर, या हो सकता है प्रतिदिन वहां के लोग शाम को सुबह जुटते हों और वहां के लोग किसी प्रकार का मनोरंजन करते हों। हो सकता है वहां पर कुश्ती का आयोजन होता हो सकता है वहां पर कोई दौड़ का आयोजन होता हो सकता है कोई बैलों की दौड़ का आयोजन होता हो। लेकिन एक स्टेडियम मिलना यह बहुत चमत्कारी बात थी, यह बहुत बड़ी बात थी। इन चीजों ने, हां, एक और मजेदार बात, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को मेकअप का सामान भी देखने को मिला है। काजल का एक पात्र मिला है जिसमें काजल रखा हुआ है, और कुछ पाउडर जैसी चीज भी वहां पर देखने को मिलती है। अब आश्चर्य की बात है कि एक ऐसी सभ्यता जहां पर सड़कें थी, जहां पर रोड लाइट थी, जहां पर स्विमिंग पूल था, जहां पर मेकअप का सामान हम लोगों को मिलता है, उस सभ्यता को या उस सभ्यता वाले देश को अंग्रेज लोग गंवार कह रहे थे, जाहिल कह रहे थे, मूर्खों का देश बता रहे थे। तो जब ये सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ तो जो जो चीजें सामने आई, उन सारी चीजों ने भारतीय सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक नया पक्ष दुनिया के सामने रखा, और दुनिया को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारतीय सभ्यता बहुत उन्नत थी, भारतीय सभ्यता बहुत डेवलप्ड थी। और जब यूरोप में भी इन चीजों का ज्ञान नहीं था लोगों को, तब भारत में ये सारी चीजें अस्तित्व में थी। एक प्रसिद्ध उत्खनन करता हुए है मॉर्टाइमर व्हीलर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि आज जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता के इन रूइंस में घूम रहा हूं, इन अवशेषों में घूम रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 17वीं या 18वीं शताब्दी के लंदन में घूम रहा हूं।
ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मॉर्टाइमर व्हीलर का। वो ये कह रहे हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो सुविधाएं लंदन में मौजूद थी, वही की वही सुविधाएं उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी मौजूद थी। तो हम लोग अपने अगले व्याख्यान में इन चीजों की चर्चा करेंगे और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे। और मेरी आपसे यहां पर गुजारिश है कि कोरोना के इस दौर